नमस्कार साथियों, जय हिंद। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान का परिचय। आज ये हमारा दूसरी क्लास है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर क्या है कि हर जिसके अंदर राजस्थान जियोग्राफी दी गई है, ये सेशन कॉमन है, सबके अंदर आता है और अक्सर 1-2 प्रश्न यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था वो किया गया था वीसी मिश्र द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान का सर्वप्रथम वर्गीकरण वीसी मिश्र द्वारा किया गया था। अब प्रश्न है कितने भागों के अंदर बांटा? 7 भागों के अंदर बांटा। विशेष करके आपको इन 7 भागों के नाम याद रखने हैं। क्या नाम रखने हैं? नाम याद रखने हैं। और अगर हो तो इसके जिले भी याद आप कर सकते हो। तो नहरी क्षेत्र सबसे पहला प्रदेश है। तो नहर तो किस क्षेत्र में है? गंगानगर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है और हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, और जो दूसरा क्षेत्र है वो है शुष्क। एक तो आपका आ गया नहरी और क्षेत्र बी आ गया शुष्क। और इनके वर्षा का पैमाना भी आप याद रख सकते हो, 250 ml से कम है शुष्क प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसको आप अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो तो इसके अंदर 10 का भाग दे दो, क्योंकि 1 mm के अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होती हैं। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है शुष्क मैदान के अंदर। ठीक है, जिले कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है, फड़ौदी, जोधपुर और बीकानेर का दक्षिण पूर्वी भाग और दक्षिण भाग। बीकानेर का जो पश्चिम भाग है वो तो आपका आ गया नहरी क्षेत्र के अंदर, और जो दूसरा भाग है कौन सा? दक्षिण पूर्वी व दक्षिण भाग, वो आ गया आपका इसके अंदर शुष्क प्रदेश के अंदर। फिर आता है अर्ध शुष्क, जो शुष्क से ऊपर है। मतलब अगर आप इसको सेंटीमीटर के अंदर देखो तो 25 से 50 या 250 से 500 से 550 मिलीमीटर तक। इनके अंदर जिले देखें, जालोर, पाली, जोधपुर का दक्षिण पूर्वी भाग देख सकते हो। अर्ध शुष्क के अंदर कौन सा? दक्षिण पूर्वी भाग है। लेकिन जो उत्तरी भाग है वो आता है शुष्क के अंदर, मतलब पश्चिम भाग। फिर नागौर, डीडवाना, कोछामण, चूरू, झुंझुनू। चूरू का है उत्तर पूर्वी भाग व सीकर। अगला जो भाग है वो आता है आपका अरावली। कौन सा भाग आता है? वो आता है अरावली। 300 से 600 मीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। मिलीमीटर तक है, मीटर का नहीं बोल रहा हूँ मैं। और इनके अंदर जो जिले पड़ते हैं वो जिले पड़ते हैं आपके उदयपुर, सेलुम्बर, डूंगरपुर का पश्चिम भाग है, पाली और राजसमंद व ब्यावर। ये नाम याद रखना। पहला कौन सा है? नहर वाला प्रदेश, दूसरा शुष्क, तीसरा अर्ध शुष्क और चौथा आ गया अरावली। फिर आता है आपका पूर्वी कृषि प्रदेश। इसके अंदर क्या है? 500 ml से अधिक वर्षा होती है, मतलब 50 ml से 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो वो होती है हमने डूंगरपुर के पूर्वी भाग में और बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, प्रतापगढ़, बारां, झालावाड़। जो अगर आप मैप पे देखेंगे तो राजस्थान का ये जैसे मैप है यहाँ पे, तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पोर्शन है जो इसके अंदर आता है पूर्वी कृषि। फिर आता है संबल बीड क्षेत्र, 500 मिलीमीटर से हम अधिक वाला। संबल किधर है? तो धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी। यहाँ पे अगर संबल बीत है तो सर्वाधिक अवनलिकाएँ बनती हैं, और बीड भूमि है सर्वाधिक अपर्दन इस क्षेत्र के अंदर आता है। फिर आता है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंदर अजमेर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, कोटपुतली, बरौड़ व खेर तिजारा आता है। यहाँ पर है जो ये पीछे वाले 3 हैं, जिसके अंदर एक तो पूर्वी कृषि क्षेत्र, एक पूर्वी कृषि वाला औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक आपको पता है राजधानी जयपुर है, तो उसको जयपुर वाला वो इलाका ले लेना। और एक संबल बीड क्षेत्र, नदी है तो 500 ml से अधिक पानी होगा तभी तो नदी आएगी। ठीक है, ये जो 7 है प्रदेश हैं जिनको है जो वीसी मिश्र ने बांटा था। कौन कौन से? एक तो नहरी, एक शुष्क, एक अर्ध शुष्क, एक अरावली, एक संबल वाला, एक पूर्वी कृषि मैदान और एक पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। इनका ध्यान रखना। अब जो वर्तमान वर्गीकरण है वो किसने किया गया? एस के सक्सेना द्वारा किया गया है। ठीक है, डॉक्टर एस के सक्सेना द्वारा वर्तमान वर्गीकरण किया गया है। वर्तमान वर्गीकरण कितने भागों के अंदर किया गया है? 4 भाग है। कौन सा? पश्चिम मरुस्थल, पूर्वी मैदान तथा अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी पठार। और वर्तमान वर्गीकरण के अंदर क्षेत्र का अगर देखें 61.11, ठीक है, जनसंख्या 40% है। पश्चिम मरुस्थल के अंदर क्षेत्र है 61.11, जनसंख्या है 40। उत्पत्ति इसकी तैतीस सागर से हुई है। वनस्पति यहाँ की कंटीली झाड़ियाँ तथा मरुस्थलीय वनस्पति, और ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण की तरफ है। ठीक है, और क्षेत्रफल का देखें तो 23% क्षेत्रफल है। मैदान का 39% जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व है तो वो मैदानी भाग का है, क्योंकि क्षेत्र 23% है और जनसंख्या घनत्व कितना है? 39% है। फिर इनका है जो उत्पत्ति है जो प्लेस्टोनिक काल में और तैतीस सागर से हुई है। किससे हुई है? तैतीस सागर से हुई है। आमतौर पे मरुस्थल के बाद में अरावली पड़ते हैं, लेकिन जब हमने ये सारणी बनाई तब हमने क्या किया, तो ये दोनों को पास पास में रख लिया, क्योंकि इनकी उत्पत्ति है जो पास पास में हुई है। जनसंख्या इसके अंदर पास पास की है, क्षेत्रफल भी ये दोनों बड़े हैं।
और यहाँ पे जो पूर्वी मैदान है, यहाँ पे जो जनसंख्या है, वनस्पति है, वो संघनन वनस्पति है। इनकी ढाल है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ढाल है, आप विशेष याद रखना, जो अपना पश्चिम मरुस्थल है उसकी ढाल है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम है, जो कट गया है, नहीं आया है, लेकिन जो पूर्वी मैदान है इसकी है पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्षेत्रफल कितना है? 9% है, और जनसंख्या 10% है। प्री कैरिबियन काल के अंदर बनी है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई है। और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जिसकी जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। क्षेत्रफल है 7.89%। कितना है? 7.89%। और जनसंख्या यहाँ पे 11% रहती है। अब और बाकी का इनकी दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, इनकी उत्पत्ति है जो गोंडवाना लैंड क्रिस्टेशन काल के अंदर हुई है। तो प्लेस्टेशन काल के अंदर पूर्वी मैदान की उत्पत्ति हुई है। यहाँ की वनस्पति पर्णपाती है, दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है, ये याद रखना आप। ढाल अरावली की ढाल पार्श्व ढाल है, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी पठार की ढाल, दक्षिण पूर्वी पठार लिखा हुआ है तो मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर ढाल है। पूर्वी मैदान मतलब ढाल किधर है? पूर्व की ओर है, ठीक है। जिधर लिखा हुआ है वो क्षेत्र ऊँचा है। जैसे इधर देखा आपने पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान देखा तो पूर्वी मैदान ऊँचा है, ऊँचा है मतलब नीचा है, ठीक है, ये याद रखना भाई। पूर्वी मैदान है तो नीचा है, पश्चिम से उत्तर की ओर। इधर आपने पश्चिम देखा मतलब पश्चिम नीचा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। यहाँ पे तिरछी ढाल है, ये याद रखना आप लोग। फिर अगली बार आता है राजस्थान के भौतिक वर्गीकरणों को ऐतिहासिक व वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा जो वर्गीकरण किया वो किया SM सक्सेना ने। किसने किया? SM सक्सेना ने, ठीक है। और उसको 1968 में 3 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा। और जो तीसरा वर्गीकरण किया वो किया प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। इन्होंने 2 तो भागों के अंदर बांटा, ठीक है, और 4 उप भागों के अंदर बांटा। और उनके बाद में 4 लघु उप भागों के अंदर बांटा, 12, जिसके अंदर वृत्त, मध्य, ये सब जोड़ जोड़ के वो इसके पीछे। इनके सिर्फ आपको टाइप याद रखने। और जो राजस्थान के साहित्य शब्दावली हैं उन्होंने 3 भागों के अंदर बांटा। कौन कौन से? एक तो है मरुस्थल, दूसरा है मेरू मतलब अरावली, तीसरा है माल मतलब हाड़ौती, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा वर्गीकरण, जो उसको वर्तमान वर्गीकरण SM सक्सेना ने किया और पहले VC मिश्रा ने किया। अब हम टॉपिक वाई क्लियर करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? वो है पश्चिम मरुस्थल। कौन सा? पश्चिम मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा? कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा पार्सल है। राजस्थान का सबसे बड़ा पार्सल यही है। राज्य की कुल क्षेत्रफल का 61.11% जो है क्षेत्र है जो ये घेरता है, और यहाँ पे टोटल 40% जनसंख्या निवास करती है। सामान्य जानकारी देखें, अगर विश्व के सापेक्ष में देखें तो ये विश्व का 17वां तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। अगर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगर MM के अंदर दिया होता है तो इसके पीछे एक और 0 लगा दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बराबर 10 mm होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर ये किसका भाग है तो ये विश्व के सापेक्ष में देखें तो ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल जिसे का भाग है, जिसे सारा मरुस्थल कहते हैं। और भारत के सापेक्ष में देखें तो थार मरुस्थल का भाग है। इनकी उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई है, और 33 सागर से इनकी उत्पत्ति हुई है। और जो मैदानी भाग है उनकी भी उत्पत्ति 33 सागर से हुई है, ठीक है। विशेष बिंदु पर अगर ध्यान दिया जाए तो 33 सागर के अवशेष क्या क्या हैं? एक तो यहाँ पे है, जो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है। यहाँ पे एक तो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, बाकी यहाँ पे खनिज वगैरह पाई जाती है। ये 33 सागर के अवशेष हैं। विशेष बिंदुओं की बात करें, विशेष बिंदु यहाँ पे क्या अलग है? जनसंख्या परिवर्तन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो है आपके मैदानी भाग का, ठीक है। और बाढ़ की घटनाएं यहाँ पर होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पानी यहाँ पे नीचे नहीं जाता, क्योंकि ज़मीन के नीचे जिप्सम है जो परत को जमने नहीं देता। फिर 2010 में इसी का एग्जाम्पल के तौर पे बाढ़ आ गई थी, और 2012 में जो चाचौर प्लस गुड़ामालानी में बाढ़ आ गई थी, और 2022 में जोधपुर में आई थी। इस अपरदन से वायु अपरदन सर्वाधिक होता है। ये जो अपना पश्चिम मरुस्थल है यहाँ पे वायु अपरदन सर्वाधिक होता है। इनका अगर उप विभाजन करें इस क्षेत्र का, वायु अपरदन, उसके बाद में जल अपरदन, उसके बाद में है जो अवशिष्टों का अपरदन वगैरह होता है। इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिम रेतीला शुष्क मरुस्थल तथा अर्ध शुष्क मैदान, जिसे राजस्थान वागड़ कहते हैं, ठीक है। इनको बांटने वाली जो रेखा है अर्ध शुष्क व शुष्क, वो बांटने वाली रेखा का है 25 सेंटीमीटर रेखा है। कौन सी सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। जैसे ये राजस्थान देख लेते हैं, और ये जो 50 सेंटीमीटर रेखा है, कौन सी? ये 50 सेंटीमीटर रेखा है। ये तो यार सेम कलर आ रहे हैं। ये जो 50 सेंटीमीटर रेखा है ये तो राजस्थान को इधर मरुस्थल और इधर गैर मरुस्थल को है जो
काटती हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो मरुस्थल है इसके अंदर और मरुस्थल एक रेखा है जो 25 सेंटीमीटर रेखा है। इधर वाला है अर्ध शुष्क, इधर वाला है शुष्क। ठीक है, हमने ये दो भाग पढ़े। तो ये एक तो है रेतीला शुष्क मरुस्थल जो है पश्चिमी, जो 25 सेंटीमीटर की रेखा है, वर्षा रेखा है, उससे पश्चिम की ओर का क्षेत्र है। अर्ध शुष्क इससे पूर्व की ओर का क्षेत्र है। ठीक है, बालू का स्तूप देखा, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है। मरुस्थल मार्च मतलब मरुस्थल का आगे बढ़ना, एक दौरा यहाँ से उड़ के आगे गया है। प्रसिद्ध गांव नाशना गांव है जैसलमेर का, वहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है, वायु अपर्दन होता है। ठीक है, उसके बाद में बालू का स्तूपों के प्रकार, बालू का स्तूपों के प्रकार के आधार पर बालू का स्तूपों को दो भागों के अंदर बांटा जाता है। तो पहला कौन सा है, वनस्पति सहित, पहला कौन सा है, वनस्पति सहित बालू का स्तूप। इसका क्षेत्रफल है 58.5%, लगभग 60% कह सकते हो, पर 58.5% एग्जैक्टली याद रखना। और दूसरा है बालू का वीन प्रदेश, जहाँ पर बिल्कुल भी मतलब वनस्पति नहीं है, वनस्पति वीन है, वो है 41.5% क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा कि बालू का मतलब वे बालू का स्तूप जो वनस्पति सहित हैं, तो उनको पढ़ते हैं। इनको अगर वर्ग मीटर के अंदर देखा जाए तो 1,00,000 मतलब 28,028 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 28,028 बोल सकते हैं वर्ग किलोमीटर में है जो वनस्पति सहित वाले मरुस्थल के जो स्तूप हैं वो फैले हुए हैं। अब स्तूपों के हम लोग प्रकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो स्तूपों के प्रकार पढ़ लेते हैं। पहला बरखान, पहला से पहला जो हम स्तूपों के प्रकार के अंदर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, वो है बरखान बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप है, बरखान बालू का स्तूप। इस बालू का स्तूप को अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। ये बालू का स्तूप कैसे किस प्रकार के आकृति के होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। उत्पादन और गति, ये सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक नुकसानदायक है। सर्वाधिक नुकसानदायक कौन से हैं, बरखान बालू का स्तूप। ये हवा की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, जिससे इन्हें सबसे ज़्यादा नुकसानदायक माना जाता है। कौन से स्तूपों को सबसे ज़्यादा नुकसानदायक माना जाता है, तो वो हैं बरखान बालू का स्तूप। उसके बाद में आती हैं लंबाई, ऊंचाई व लंबाई। इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है, इसकी लंबाई 100 से 200 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, इनका विस्तार शेखावटी क्षेत्र में है। प्रमुख क्षेत्र, ये मुख्य रूप से चूरू, माडवा, झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, देशनोक, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से शेखावटी में पाए जाते हैं। अगर शेखावटी के अंदर बात की जाए कौन कौन से क्षेत्र के अंदर हैं, तो ये मुख्य रूप से चूरू, झुंझुनू के अंदर माडवा, फतेहपुर सीकर, देशनोक, बीकानेर और ओसिया जाते सेक्टर में पाए जाते हैं। इनकी और भी विशेषताएँ, वो विशेषता क्या है, पवन की दिशा में इनका ढाल पवन की दिशा में होता है। अपर्दन, ये सबसे ज़्यादा अपर्दन होते हैं। बरखान के जो दो दौरे हैं, दो स्तूपों के बीच में गर्त में पानी भर जाता है, जिसे पलाया या ढांड कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ढांड ये है। ओके, तो हमने पढ़ा बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, इसका नाम है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं पाई जाती, ये बात ध्यान रखना। जो बरखान बालू का स्तूप है यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती, बाकी वालों के अंदर थोड़ी बहुत पाई जाती है, इसके अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गतिशील है, क्योंकि इनके अंदर वृक्ष वगैरह होते नहीं है, तो इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, इसकी ऊंचाई याद रखना 10 से 20 मीटर। और इनका क्षेत्र है कौन सा है, झुंझुनू के अंदर है, माडवा, चूरू और अपने फतेहपुर सीकर, देशनोक, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर। सेकंड हमारा जो बालू का स्तूप आता है उनका नाम क्या है, उनका नाम है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। क्या है उनका नाम, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। रेखीय बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप इसका नाम है। इसका नाम एक और उपनाम है, वो है सीप। ठीक है, सीप रेखीय बालू का स्तूप और पवनानुवर्ती बालू का स्तूप इनको कहते हैं। किसको, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को। इनका निर्माण उवा के समानांतरण से होता है, और समानांतरण विधि का एक बार एग्जाम में आया था, उवा के विमुख, ये उवा के विमुख बनते हैं। कौन से, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये लंबा व सीधा, और सबसे लंबा सीधा, ये सबसे लंबा। ठीक है, इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर होती है, और पिछले की कितनी होती है, 10 से 20 मीटर। ठीक है, बरखान की, वो बरखान के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। इसका क्षेत्रफल देखो तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी देख लो, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी। इसका निर्माण अक्सर प्राचीन नदियों बेसिनों में होता था, जैसे कि जवाई नदी के बेसिन के अंदर, जवाई नदी बेसिन के अंदर होता था अनुदैर्ध्य मतलब बालू का स्तूप का निर्माण। अब आता है अनुदैर्ध्य से बाद में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनकी आकृति, इनका निर्माण पवन की दिशा
कि समकोण पर होता है, मतलब राइट एंगल पर होता है, ये लहरदार या समानांतर रूप में होते हैं। इसकी स्थिति देखें तो ये अरावली के समानांतर है। अब अरावली ऐसे हैं तो ये आके यहाँ पे है जो जम गया, इसी प्रकार से ये बालू का स्तूप बन गया है। इसके प्रमुख एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो किसी न किसी का सहारा लेके ये बनाते हैं। तो एक तो है सुंदा माता मंदिर जालोर, यहाँ पे रेड पहल कहाँ चलेगा। दूसरा है मूडा पुष्कर पुंगड़ बीकानेर, रावतसर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर, और थोड़ा उच्चतर इसके अंदर चूरू के अंदर का भी है। ठीक है, इसके बाद में आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप के अंदर कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो क्या खास है, इनकी आकृति एक तो महिला के जूडो की तरह होती है, जिसे ये हेयर पिन के समान दिखाई देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एयर पिन। एयर पिन जूडो में लगती है, इसको एयर पिन बोलते हैं। इसको पेन चेंज करना पड़ेगा, क्या है, इसको एयर पिन बोलते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है, ये वनस्पति के सहारे बनते हैं। ये किसके साथ बनते हैं, वनस्पति मतलब पेड़ों के साथ बनते हैं। ठीक है, बरखान स्तूपों के विपरीत होते हैं। इसका एक चीज़ ध्यान रखना, जो बरखान के विपरीत बनते हैं वो बनते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसका विस्तार पूरे राजस्थान में है, विशेषकर स्थित बालू का स्तूपों के बीच में पाए जाते हैं। फिर आते हैं दूसरे सब्र का पीस, आकृति और निर्माण। ठीक है, ये छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं जो छोटी झाड़ियाँ या पेड़ पौधों के पास में जमे होते हैं। ये तो होते हैं जो अपना पैराबोलिक होते हैं, एयरपिन के समान होते हैं। ये तो होते हैं बड़े बड़े पेड़, जैसे बड़ा पेड़ है यहाँ पे आके दोहरा बन गया। ठीक है, या ये जो सब्र कापिस होते हैं ये सब्र नहीं करते, छोटी छोटी झाड़ियों के बीच में बन जाते हैं। ठीक है, और जो सब्र कापिस होते हैं इनको स्थानीय भाषा में नेबखा भी कहते हैं। क्या करें, नेबखा। और इनका भी विस्तार है जो पूरे राजस्थान में है। तो दो ऐसे हैं स्तूप हैं जिनका विस्तार पूरे राजस्थान में, पैराबोलिक बालू का स्तूप और सब्र कापिस। क्योंकि पेड़ों के और पेड़ सारे पूरे राजस्थान में हैं, तो पेड़ों के किनारे आकर रेत ठहर जाती है, उसको बोल देते हैं बालू का स्तूप। इसका बालू का स्तूप के अंदर ये वर्णन नहीं है कि ये बड़ा होना चाहिए, छोटा भी बन जाए उसको भी बोल देते हैं पैराबोलिक। और दूसरा होता है सब्र कापिस, जो कि छोटा ही होता है झाड़ियों के बीच में। तीसरा आता है हमारा तारा बालू का स्तूप। कौन सा है, तारा। आकृति तारे के आकार की होती है, कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, इनका निर्माण उभाओं की दिशा में होता है। ऊंचाई 10 से 25 मीटर। जो बरखान है उनकी कितनी होती है, 10 से 20। और जो बरखान के विपरीत दिशा में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। सही बोला ना मैंने, एक बार फिर से वापस जाके आप लोग मतलब देख सकते हैं। बरखान के विपरीत है, नहीं बरखान के विपरीत ये पैराबोलिक है। ठीक है, देखना जरूरी है, नहीं तो गलती हो सकती है किसी से। तारा बालू का स्तूप देख लिया। तारा कहाँ कहाँ पर है, तो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा तारा है, क्योंकि वहाँ पे बादल नहीं है, इसलिए तारे सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई देंगे, जैसलमेर। दूसरा सूरतगढ़ हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आता है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप पाए कहाँ पे जाते हैं, ये बात बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ये नेटवर्क कहाँ पड़ता है, जहाँ पे बॉर्डर इलाका वहाँ पे नेटवर्क की कमी होती है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, आकृति जो बालू का स्तूप जाल की तरह दिखाई देते हैं। नेटवर्क मतलब एक तरह के पूरा गूंथा हुआ जाल की तरह दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। इनका निर्माण तब होता है जब हवा कई दिशाओं में चलती है। देखो ये नेटवर्क तो कई दिशाओं से अंदर हवा इधर से भी आई इधर से भी आई, तब ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अवरोही या अवरोधी बालू का स्तूप। इसका अन्य नाम है जीवाश्म बालू का स्तूप या अवशिष्ट बालू का स्तूप भी कहा जाता है। विशेष ये पुराने और स्थिर हो चुके बालू का स्तूप हैं जो अब हवा के साथ नहीं चलते। ये प्राचीन काल में बने थे, अब इस तरह के अवशेष पाए जाते हैं। ये जो अवरोही बालू का स्तूप है इसको जीवाश्म बालू का स्तूप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अब नहीं बनते। इसके उदाहरण है बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर ऐसा है तो इसके पास में आकर रह गए। नागपाल, सीकर व कुचामण के अंदर है जो अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो चलो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिर आज का टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो पहले राजस्थान के वीसी मिश्रण कितने भागों में बांटा, 7 भागों में। इसके नाम रखना याद रखना जरूरी है। पहला है नेरी, दूसरा है शुष्क, तीसरा अर्ध शुष्क, चौथा अरावली, 5वां पूर्वी मैदानी, छठा है पूर्वी मैदानी प्लस औद्योगिक क्षेत्र, और एक कौन सा बच गया, संबल बीड़ वाला। ठीक है, इसको याद रखना, नाम याद रखना। फिर ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, पश्चिम मरुस्थल और पूर्वी मैदान। इसका ये सारणी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 61.11 और 23.40 जनसंख्या 61 सबसे ज़्यादा मरुस्थल में 40%, दूसरी मैदान में है। दोनों तैतीस सागर से उत्पत्ति हुई हैं। एक में कंटीली झाड़ियाँ क्योंकि यहाँ बारिश नहीं होती हैं, दूसरे के अंदर है संघनन वनस्पति। ठीक है, फिर होती हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश 9 से 10%। ठीक है, अरावली का। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने नोट्स के अंदर थोड़ा सेंस कर सकते हैं, ये सब 0.89% है। ठीक है, इस सारणी को बिल्कुल याद रख लेना।
भौतिक वर्गीकरण दूसरा वर्गीकरण SM सक्सेना ने किया था, और जो है पहला किसने किया था, SK सक्सेना ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1968। तीसरा रामलोचन ने। राम और वर्तमान में जो साहित्यिक शताब्दी है उन्होंने है जो 3 भागों में बांटा, मरु, मेरु और माल। मरु मतलब मरुस्थल, मेरु यानी अरावली और माल यानी आड़ोती। ठीक है, फिर ये पंचम मरुस्थल है जिसको हमने कई बार पढ़ लिया, और इनको कई भागों कई बालू का स्तूप में बांटा गया है। इनका क्षेत्रफल है 58.5% वनस्पति सहित वाला है, जिसका मतलब वनस्पति ज़्यादा है वहाँ पे, वो क्षेत्र काफ़ी ठीक है। दूसरा 41.5। बरखान हमने पढ़ लिया, जिसको अर्धचंद्राकार बोलते हैं। अनुदैर्ध्य हमने पढ़ लिया, जिसको सीप, रेखीय, पवनानुवर्ती बोलते हैं। उनका क्षेत्रफल ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना कौन सा, चूरू, मांडवा, झुंझुनू, फतेहपुर, देशनोक, बीकानेर और ओसिया। और दूसरा है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का याद रखना, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और फड़ौदी। फिर आता अनुप्रस्थ, इनको याद रखना, चूंदा माता, जालोर। अनुप्रस्थ हम कौन पर बनता है, ये याद रखना भाई। उसके बाद में हमारा पैराबोलिक जो एयरपेन के समान होता है। महिलाओं के जूडो, जूडो को हिंदी में अंग्रेजी में एयरपेन बोलते हैं। ठीक है, सब्र कापिस जो कि झाड़ियों के पास बनते हैं, सब्र बिल्कुल भी नहीं करते। तारा जो कि चारों तरफ से हवा आती तब तारा बनता है। ठीक है, नहीं। और नेटवर्क, नेटवर्क मतलब इसके अंदर चारों तरफ से हवा चलती है। ठीक है, और अवरोधी ये पुराने टाइम में बन गए थे, अब ऐसे नहीं बनते हैं, लेकिन ये अवरोधी जिनको जीवाश्म बालू का स्तूप कहते हैं। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को